फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग फाइनल पार्ट करेंगे हमारे इस यूनिट 3 के रिवीजन का, और इसके बाद यूनिट 3 की रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखने वाले बच्चों लीगैलिटी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपकी जो कंसिडरेशन होगी दैट मस्ट बी लीगल, है ना। अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपका ऑब्जेक्टिव मींस पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कंसिडरेशन मतलब जो आपको रिटर्न में मिलेगा, ये दोनों भी चीजें कैसी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। ओके, तो ही जाके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता। विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड दोज विच आर नॉट, सेक्शन 23 इसके साथ में डील करता है। अगर मैं ब्रॉडली बताऊं, अब मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि जब हमने यूनिट चालू किया था तब मुझे ये सारे पॉइंट्स डायरेक्टली नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का डिटेल में मीनिंग नीचे दिया गया था। बट एक बात याद रखना, सेक्शन 23 क्या करता है बच्चों, सेक्शन 23 ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बताएगा या अग्रीमेंट बताएगा जहां पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं माना जाएगा, है ना। वैसे तो लॉफुल माना जाता है अनलेस 1 2 3 4 5 6 ये अगर एग्रीमेंट होंगे तो ये लॉफुल अग्रीमेंट नहीं माने जाते। ओके, उसमें सबसे पहला क्या है, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ फॉरबिड करता है उस एग्रीमेंट को, तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, अनलॉफुल बनेगा। इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड द डिफिटिंग द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब ये किसी लॉ की प्रोविजन ही डिफिट कर देगा तो इसको भी क्या बोला जाएगा, बताना है, अनलॉफुल बोला जाएगा। और इट इज फ्रॉडुलेंट, जो फ्रॉडुलेंट होता है वो भी क्या बनने वाला है, बताना, आपका अनलॉफुल बनेगा। देखो, फ्रॉडुलेंट का मतलब यहां मैंने आपको तब बताया भी था, जो फ्रॉड को प्रमोट करेगा, है ना। आप डायरेक्टली किसी के साथ में फ्रॉड कर देते हो तो वो फ्रॉड कर देना ये क्या बन गया, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन आप किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो कि किसी के ऊपर फ्रॉड किया जाए, इसके लिए आप अग्रीमेंट करते हो, तो वो अग्रीमेंट वॉइड रहेगा। जैसे मैंने आपको फिर हेरा फेरी मूवी का एग्जांपल भी दिया था। ओके, तो लगा तो वो जब डिटेल में आएगा तब मैं वापस से आपको एग्जांपल भी बता दूंगा। ओके, तो ये 3 बातें देखी थी। फिर इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर मान के चलो आपका कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो किसी पर्सन को या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजुरी प्रोवाइड करता होगा, तो भी वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, अनलॉफुल बनेगा। हेंस इट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड एग्रीमेंट। फिर इसके बाद द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अगर कोर्ट बोलता है कि भाई ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इमोरल है तो फिर बात खत्म। और उसके बाद अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर कोई अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा तो बेटा वो भी क्या बनने वाला है, बताना, आपका वॉइड बनेगा, अनलॉफुल अग्रीमेंट बनेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। इन ईच ऑफ द केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, तो सब में आपका जो भी आपका एग्रीमेंट होगा ये सब क्या होने वाले, अनलॉफुल। ये 1 से लेके 6 तक जितने भी आपके एग्रीमेंट रहेंगे वो कैसे बनेंगे, अनलॉफुल। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। ओके, जो भी आपका एग्रीमेंट है जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी तो ये क्या बनने वाला है, बताना, ये वॉइड अग्रीमेंट बन जाएगा। इट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड एग्रीमेंट। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना, जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन अनलॉफुल हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना, इट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तो वो अपने आप में अग्रीमेंट क्या बन जाता, या कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता, वॉइड बन जाता। तो इसी के लिए ये वाली लाइन बोली है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव अगर अनलॉफुल हो गए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइड बन जाएगा। ओके, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है तो इन पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स में ये सारा के सारा क्या बनने वाला है, वॉइड बन जाएगा। ओके, अब वो ABC एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। ओके, मतलब क्या हुआ, ABC तीनों एक कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो तीनों मिलके एक फ्रॉड करेंगे
और फ्रॉड से जो भी पैसा आएगा वो तीनों आपस में बांट लेंगे। ओके, तो ये फ्रॉड का प्रमोशन का अग्रीमेंट हो रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। ओके, द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव एक्विजिशन ऑफ गेन्स बाय फ्रॉड इज अनलॉफुल। तो आपका ये अग्रीमेंट अनलॉफुल होगा, हेंस इट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड। देखो इन तीनों के बीच का एग्रीमेंट वॉइड बना, लेकिन इन्होंने जिसके ऊपर फ्रॉड कर दिया ना, तो उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा। हम ये जो बोल रहे हैं ना, फ्रॉड आपने किया है या फ्रॉड करके आप लोग पैसे डिवाइड करने के एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो वॉइड बनेगा। तो एक बात याद रखना, मैं आपको इसके पहले भी बोल चुका हूँ, फिर हेरा फेरी का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको। देखो उस मूवी में भी क्या हुआ था, ये जो अक्षय कुमार होता है ये एक चिटफंड कंपनी में पैसे डालता है। ओके, बिपाशा बासु उसकी सेक्रेटरी बोलो या मैनेजर बोलो वो होती है। ओके, तो मेनली वो चिटफंड कंपनी और वो बिपाशा बासु, उनके बीच में एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई तुम लोगों से पैसा लो और अपन क्या करेंगे, पैसा आने के बाद भाग के चले जाएंगे। ओके, ये उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट है चिटफंड कंपनी एंड दैट बिपाशा बासु, ये सब क्या बन जाएगा, ये वॉइड बनेगा, क्योंकि वो फ्रॉड को प्रमोट कर रहा है। ओके, लेकिन उस चिटफंड कंपनी ने अक्षय कुमार के साथ में जो अग्रीमेंट किया, ओके, उससे पैसे लिए, उसको डबल करने का वादा किया, ये हो गया फ्रॉड। तो फिर अक्षय कुमार के हिसाब से वो वॉइडेबल बनेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ओके, तो ये वही बात होती है। तो अगर आप 3-4 लोग इकट्ठा हो रहे हो किसी के ऊपर फ्रॉड करने के लिए, तो आप 3-4 लोगों का जो एग्रीमेंट है आपस का, वो बनेगा फ्रॉडुलेंट। ओके, और वो बनेगा अनलॉफुल एंड दैट विल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज अ वॉइड वन। उससे कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइड बनेगा। ओके, वैसे ए प्रोमिसेस टू बी टू अबैंडन अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैड इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी। मतलब एक केस था जो ए ने बी के ऊपर डाल के रखा था। अब ए बोलता है कि मैं ये प्रोसिक्यूशन छोड़ दूंगा, और प्रोसिक्यूशन मतलब केस जो है वो छोड़ दूंगा। और ये उसने क्यों प्रोसिक्यूशन डाला था बी के ऊपर, क्योंकि बी ने रॉबरी करी थी। ओके, और बी बोलता है कि भाई अगर तूने ये केस छोड़ दिया तो इन ल्यू देयर ऑफ टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रॉब, तो जितनी प्रॉपर्टी मैंने रॉब करी है, मतलब मैंने चोरी की है, वो सब तुझे क्या कर दूंगा, मैं तुझे रिस्टोर कर दूंगा, वापस से दे दूंगा। ये अग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। द अग्रीमेंट इज वॉइड। ये अग्रीमेंट क्या है बताना, वॉइड, क्योंकि कोई आप प्रोसिक्यूशन छोड़ रहे हो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये शायद आपको वर्ड्स याद आ रहे होंगे। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन हमेशा क्या होता है बताना, अनलॉफुल होता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड। क्लियर। फिर उसके बाद सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द लीगैलिटी ऑफ द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स देयरटू। हमने सेक्शन 10 देखा था, वो किसका था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का था। तो वहां पे भी हमने देखा देयर मस्ट बी लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आपके कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे मस्ट बी व्हाट, लीगल। ओके, सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट आल्सो स्टेट्स दैट एवरी अग्रीमेंट of which the object or consideration is unlawful is void। तो जो भी एग्रीमेंट है उसका अगर ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा तो वो क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। ये तो हमने बहुत बार देखा भी है, अब इसमें फर्दर हम लोग टाइम नहीं डालते, नीचे आ जाएंगे। अब सीधे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो एनालिसिस, वो जो हमने पॉइंट शॉर्ट में देखे ना, वो पूरे डिटेल में दिए गए हैं यहाँ पे। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, in each of the following cases the consideration or object of an agreement is said to be unlawful। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं सबके अंदर ऐसा बोला जा सकता है कि उसका जो भी क्या था बताना, जो भी अग्रीमेंट था वो अनलॉफुल बन जाएगा, ये इधर बोला जाएगा। ओके, अब ये ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं ये हम लोग एक बार स्टडी करते, देख के लेते। ओके, सबसे पहला, when consideration or object is forbidden by law। मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हो और उस अग्रीमेंट में जो भी कंसिडरेशन आपको मिलेगी या जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ उसको फॉरबिड करता है, लॉ उसको रुकाता है, तो बेटा ऐसा भी अग्रीमेंट करोगे तो ये भी आपका क्या बनने वाला है, वॉइड अग्रीमेंट बनेगा। दिस विल बी बिकमिंग योर व्हाट, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स व्हाट, अनलॉफुल। ओके,
एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट। ओके, मतलब क्या हुआ, कोई एक्ट को अगर हम लोग फॉरबिडन बाय लॉ बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पनिशेबल है अंडर एनी स्टैट्यूट। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिटेड। ओके, और लॉ जिस चीज को प्रोहिबिट करता है वो अगर आप काम करोगे तो वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, पनिशेबल होगा अंडर एनी स्टैट्यूट। ओके, किसी भी स्टैट्यूट के अंदर वो अगर पनिशेबल हो, वैसा अगर आप एक्ट करते हो तो वो सब क्या बन जाएगा बताना, वो अनलॉफुल अग्रीमेंट बनेगा। ओके, एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट एज वेल एज those prohibited by the regulations or orders made in exercise of the authority conferred by the legislature। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनको फॉरबिड किया है लॉ ने, और फॉरबिड उनको बोलते हैं विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट और प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशन। कोई रेगुलेशन के अंदर जो प्रोहिबिटेड है या कोई एक्ट उनको प्रोहिबिट करता है, मतलब उनके ऊपर क्या रहता है बताना, अगर पनिशमेंट होती है तो ऐसे जो भी आपके क्या बनने वाले बताना, अग्रीमेंट बनेंगे तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, अनलॉफुल बन जाएंगे। तो अगर आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हो जो फॉरबिड कर रहा है किसी लॉ को, जो किसी लॉ की प्रोविजन फॉरबिड कर रहा है, प्रोहिबिट करती है लॉ की प्रोविजन, फिर भी आप वैसे ही एग्रीमेंट करने चले तो वो अपने आप में क्या बनेगा बताना, वो वॉइड बन जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन वहां पे क्या है, अनलॉफुल है। आप किसी को टपकाने की सुपारी ले रहे हो, आप मान लो डॉन वॉन बन गए, ओके, और आपने किसी को टपकाने की सुपारी ली। मेरे को एक बात बताना, वेदर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यस, डेफिनेटली यस। अच्छा, क्या ऐसे सुपारी वुपारी ली तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा क्या, लगेगा, पनिशेबल है क्या, है। तो ये प्रोहिबिटेड एक्ट हो गया, फिर भी आप ऐसी चीज का अग्रीमेंट करते हो वो अपने आप में अनलॉफुल बनेगा। तो व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ तो ये अनलॉफुल बनेगा, और जो आपका अग्रीमेंट है वो क्या बन जाएगा, वॉइड बनेगा। देखो एक चीज मैं और समझा देता हूं, वॉइड को बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि जो इलीगल टाइप का है, ऐसा नहीं होता। वॉइड का मतलब क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपने किसी से सुपारी ली किसी को टपकाने की, ओके, तो आपने जो सुपारी ली, सुपारी लेने का मतलब क्या, सच में वो सुपारी लेके खा लेते क्या, जवाब है नहीं। तो बेटा उसमें क्या होता है, सामने वाला आपको पैसे देता और आपने वो जिसको भी बोलेगा उसको टपका देना। बात समझ में आ रही है, ये हो गया सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट। अब होता क्या है, ये जब भी ऐसा पर्टिकुलर अग्रीमेंट हो जाएगा, सपोज आप लोग किसी को टपका के आ गए, फिर जाके उसको बोलते हो कि भाई मेरे बाकी के पैसे दे देना, और अगर वो बंदा मुकर जाए कि जा मैं पैसे नहीं देता, क्या करना है कर लेना, तो बच्चों क्या आपके पास अब कोई रेमेडी है, आप कोर्ट में जाके बोलोगे कि साहब ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, इसने मुझे पैसे दिए थे उसको टपकाने के लिए, मैंने तो टपका दिया बट इसने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसा बोल सकते हो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में, जवाब है नहीं। कोर्ट तो धक्के मार के बाहर नहीं, सीधा अंदर डालेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बच्चों, तो उसको कोई लीगल रेमेडी नहीं होती। आप अगर कभी कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे तो वहां पे आप लोगों को कोई आपको रेमेडी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ वो वैसा कोई अग्रीमेंट होता ही नहीं है, इसको बोला जाता है वॉइड। बात समझ में आ गई। तो जो भी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ ने जिसको प्रोहिबिट किया आप वैसा ही एग्रीमेंट करोगे तो बेटा वो तो वॉइड ही बनेगा ना, क्योंकि कल चल के वो अग्रीमेंट टूटता है, कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो क्या आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाओगे क्या, जवाब है नहीं जा पाएंगे। ओके, तो इसके लिए वो क्या बन जाएगा, वॉइड बनेगा। आई होप सबको समझा होगा। लाइसेंस टू कट ग्रास इज गिवन टू एक्ट्स बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। मतलब एक लाइसेंस दिया गया था किसको, एक्स को, और किसने दिया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ये लाइसेंस काय के लिए था, टू कट द ग्रास, जो घास उगी है उसको काटने के लिए लाइसेंस था। वन ऑफ द टर्म्स ऑफ लाइसेंस इज दैट, लाइसेंस देते वक्त ये बोला गया था द लाइसेंसी शुड नॉट असाइन हिज इंटरेस्ट। मतलब जो लाइसेंसी है, मतलब जिसको लाइसेंस दिया गया उसको बोलेंगे लाइसेंसी। ओके, वन ऑफ द टर्म्स ऑफ लाइसेंस इज दैट द लाइसेंसी शुड नॉट असाइन हिज इंटरेस्ट अंडर द लाइसेंस विदाउट द परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर। मतलब
इसको अगर ट्रांसफर करना है किसी और को, वो लाइसेंस, ग्रास कट करने का लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर करना है, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिशन के बगैर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये उसके अंदर टर्म दिया गया था। एंड अ फाइन इज प्रिस्क्राइब फॉर अ ब्रीच ऑफ दिस कंडीशन, और फाइन भी लगा दिया गया था अगर ये कंडीशन को कोई तोड़ता है तो। बट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। ये जो पनिशमेंट दी है ना, ये पनिशमेंट कोई वो फॉरेस्ट एक्ट में नहीं है। एक्ट माने स्टैट्यूट, लॉ, लॉ के अंदर ऐसी कोई परमिशन नहीं थी ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस के लिए। अरे ये तो वो ऑफिसर थे, उनको बस किसी और को ट्रांसफर कराने के लिए बस ये बोलते थे कि भाई हमारी परमिशन लेना तो ही आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं किया तो हम फाइन लेंगे, लेकिन ये फाइन कहीं एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं था। तो अगर एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं था तो ये फॉरबिडन बाय लॉ हुआ क्या? जवाब है नहीं। तो अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो जो इसको तोड़ता है, मतलब आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया है वो लाइसेंस विदाउट द परमिशन, तो फाइन तो लगेगा। तो क्या मैं उतने के ऊपर से उसको फॉरबिडन बाय लॉ बोलूंगा क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में तो ये कोई ऑब्लिगेटरी कंडीशन डाली ही नहीं थी कि आपको ट्रांसफर करना है तो ऐसा परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो कोई फॉरेस्ट एक्ट में नहीं लिखा था, तो फिर इसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आई होगी। इफ ए इन ब्रीच ऑफ द कंडीशन agrees to assign his interest under the license to B, that agreement will be valid। तो वो agreement आपका क्या बनने वाला है? valid बनेगा। Here the assignment is not prohibited by law। okay? तो यहाँ पे जो भी आपकी assignment है तो वो prohibited by law नहीं है। The condition against assignment has been imposed only for administrative purposes। सिर्फ administrative purposes के लिए आपने क्या किया था बताना, वो कंडीशन डाल के रखी थी। ओके, और कोई बाकी चीजों के लिए नहीं। तो सीधी सी बात है कि भाई आपका यहाँ पे क्या नहीं होने वाला है बताना, अग्रीमेंट अनलॉफुल नहीं होगा। आप किसी और को लाइसेंस भी ट्रांसफर कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कंडीशन थी ना, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये लॉ में नहीं लिखा था, ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने वहां पे लिख के रखा हुआ था। ओके, वो फाइन भी फॉरेस्ट ऑफिसर ने लगाया था, ना कि लॉ ने। ठीक है, हाँ, लॉ की प्रोविजन अगर टूटती, फॉरबिडन बाय लॉ होता, तो फिर डेफिनेटली वो अनलॉफुल एग्रीमेंट बनता। ओके, उसके बाद द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफिट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब आपका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है या ऐसी आपकी कंसिडरेशन है जो डिफिट करती है प्रोविजन ऑफ लॉ को, मतलब जिससे प्रोविजन ऑफ लॉ टूटेगी, तो बेटा वो भी क्या बन जाएगा आपका बताना, वो भी आपका बनेगा void agreement, अनलॉफुल बनेगा। ओके, द वर्ड्स defeat the provision of law must be taken limited to defeating the intention which the law has expressed। ओके, मतलब आपका इंटेंशन है लॉ को तोड़ने का, प्रोविजन को तोड़ने का आपका इंटेंशन है एक अग्रीमेंट के थ्रू, तो जाके पकड़ के चलना, वो माना जाएगा कि ये डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ है। द वर्ड्स डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मस्ट बी टेकन लिमिटेड टू डिफीटिंग द इंटेंशन विच द लॉ हैज एक्सप्रेस्ड। मतलब लॉ का जो इंटेंशन था बनाने का, आप उसको ही डिफीट करने वाला कोई एग्रीमेंट करते हो तो बेटा वो भी क्या बनेगा, अनलॉफुल बनेगा। देखो एक बात बोलता हूं मैं आपको अगर इतना वर्ड टू वर्ड नहीं आ रहा ना, तो भी आप फिक्र मत किया करो, जहां तक हो सके लाने की कोशिश करो, बट उस रट्टम पट्टी के चक्कर में ऐसा मत कर देना कि आप कुछ तो भी लाइन लिख रहे हो, कुछ वर्ड्स छूट रहे तो उसका मीनिंग कुछ के कुछ निकल के आएगा, तो ऐसे काम मत करना। हाँ, लेकिन इसमें जो आपको फिर समझ में आया, इस पॉइंट में जो आपको समझ में आता है, तो वो एटलीस्ट अपने ओन लैंग्वेज में लिख दो तो भी चलेगा, उसको एटलीस्ट मार्क तो मिलेंगे। लेकिन आप वो वर्ड टू वर्ड के चक्कर में अगर लाने में आपके इधर उधर कुछ पॉइंट छूट गए तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा और आपको उसके कुछ मार्क्स ही नहीं मिलने वाले, ये चीज याद में रखना। तो भले ही अगर ये लैंग्वेज नहीं जमती तो पॉइंट लिखो और अपनी ओन लैंग्वेज में जो आपको आ सकता वो आप लोग डालो। डेफिनेटली मैं एक बात एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो पूरा यूनिट है इसकी लैंग्वेज टफ है, डेफिनेटली यस, इसकी लैंग्वेज क्या है बताना, टफ तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं जैसे बता रहा हूँ दो ही एक्ट ऐसे जहां लैंग्वेज डिफिकल्ट आती है, एक हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये दो एक्ट में लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन फिर बाकी जो एक्ट्स है ना वहां पे लैंग्वेज सिंपल है।
और ये भी लैंग्वेज जो है ना बच्चों, आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो ये सब भी आपको याद हो जाएगी। और एक काम कर सकते हो, जब भी आप ये पढ़ते हो ना बच्चों, एक और प्रॉब्लम बोलता हूँ मैं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम कब होती है, जब यहाँ पे सपोज अगर मॉड्यूल से हमने कोई पढ़ा या फिर मैं बोर्ड पे आपको सब लिखा के दे रहा हूँ, तो इन चीज़ों के मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, या ऊपर जो बताया मैंने, तो पढ़ाते टाइम में हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं एक एग्जाम्पल बुक का ही लेता हूँ, जो यहाँ बुक में दिया होगा वैसा एक एग्जाम्पल लेता हूँ जरूर, और एक एग्जाम्पल अपने मर्जी का लेता हूँ जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो आप हमेशा एक काम करना, ये तो बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन आप हमेशा एक काम कर सकते हो, जब भी मैं ऐसे पॉइंटर बोलता हूँ, बुक का एग्जाम्पल तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो मैं मेरी ओन लैंग्वेज में और कोई एग्जाम्पल दूं, तो आप वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट किया करो। ये जब ऐसे आप नोट करते रहोगे ना, तो जाके आपको फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर आप अगर यहाँ कुछ लिखा रहा तो उसको आप कोरिलेट कर पाओगे, या कभी कभी मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ कि भाई इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो वो आप लोग फटाफट नोट कर सकते हो। तो बी प्रोएक्टिव, आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। आप सिर्फ बैठे रहोगे, सिर्फ देख रहे लेक्चर, बुक में भी देख रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा, उसमें आपको प्रोएक्टिवनेस बतानी पड़ेगी। ओके, यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको बिहेव भी प्रोफेशनली करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग प्रॉपरली एग्जाम्पल नोट करोगे, या फिर मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कोई टर्मिनोलॉजीज या सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप लोगों ने फटाफट नोट कर लेना। ओके, तो ये बातें आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है बच्चों, कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन कुछ ऐसा है विच इज डिफिटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो किसी लॉ की प्रोविजन को ही डिफिट करने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा बताना, वॉइड बनेगा। ओके, तो द कोर्ट लुक्स एट द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, तो कोर्ट हमेशा क्या करती है, आपका रियल इंटेंशन देखती है। ओके, उसमें मैंने आपको एक ही एग्जांपल याद रखने को लिए बोला है, हिंदू लॉ इज डिफिटेड बाय एन एग्रीमेंट टू गिव सन इन अडॉप्शन इन कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अलाउंस। मतलब आप में स्टॉक में, आपके पास स्टॉक में बच्चे पड़े हुए, तो एक बच्चा आपने किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया, और उसको बोलते हो भाई हमको क्या करना, हमको एनुअली इतना इतना पैसा देना, तो ही ये बच्चा तुम्हारा बनेगा। अब ये जो अग्रीमेंट हुआ ना बच्चों, ये डिफीट कर रहा है हिंदू लॉ को। ओके, ये तोड़ रहा है हिंदू लॉ को, डिफीटिंग बोले तो तोड़ना। तो ऐसा जो एग्रीमेंट रहेगा, ये अपने आप में क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट्स देख लिए। 2 कौन सा देखा रहे बेटा, सबसे पहला हम लोग देख रहे थे ये वाला पॉइंट, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को फॉरबिड किया है लॉ ने, वो वाला। फिर व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफिट द प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब वो प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफिट करने वाला है, ये दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा। तीसरा पॉइंट, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट। ओके, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड आर वॉइड। देखो मैं एक ही बात आपको तब भी बता दिया, यहाँ जो डाउट निकल के आ सकता है वो एक ही हो सकता है कि सर फ्रॉडुलेंट तो हमने देखा था कि वो तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप किसी के ऊपर फ्रॉड कर दोगे और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बना। बट ये क्या है, हम 2-3 लोग मिलके क्या कर रहे, एक फ्रॉड करने की प्लान कर रहे, एग्रीमेंट कर रहे, और बात कर रहे कि भाई कल चल के फ्रॉड करके जो भी पैसा मिलेगा तीनों चारों में अपन बांट लेंगे। तो ये ऐसे एग्रीमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, और ये एग्रीमेंट क्या बनने वाले, वॉइड बनेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ द कंट्री इज वॉइड। मतलब आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे आप गुड्स स्मगल करके क्या कर रहे हो, आउटसाइड द कंट्री पहुंचा रहे हो। स्मगलिंग बोले तो क्या हो गया, आप देखो जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, ये कस्टम ड्यूटी चुरा के, छुपा के आप कोई गुड्स को आउटसाइड द कंट्री भेज रहे हो, तो ये हो गया स्मगलिंग। तो आप ये स्मगलिंग करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो ऐसा एग्रीमेंट हुआ, ये अपने आप में क्या बनेगा बताना, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके, तो 3 पॉइंट देखे हमने। 3 में सबसे पहला आपका क्या बन जाएगा बताना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड, डिफिटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ। थर्ड, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, ये क्या बनता है, अगर फ्रॉडुलेंट बनता है तब। ठीक है,
उसके बाद when consideration defeat any rule for the time being in force in India, मतलब क्या हुआ अगर कोई कंसिडरेशन जो है आपकी वो डिफीट कर रही है कोई रूल फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया को, तो वो भी क्या बनेगा बताना, वो भी आपका वर्ड बनेगा। अब यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है नहीं, तो हम लोग भी उसको दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ इतना याद रख लेंगे। ओके, फिर उसके बाद when consideration involves injury to the person or property of another, ओके, या तो आप अग्रीमेंट ऐसा कर रहे हो जिससे इंजुरी पहुंचेगी किसी बंदे को या फिर किसी के प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचेगी, तो फिर वो भी आपका क्या बनेगा बताना, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। मैं 2-3 एग्जांपल दिया था मैंने शायद इसमें। अब जैसे वो पुणे वाला का एग्जांपल दिया था, वो पुणे में एक टीचर था, 1000 रुपीज़ में बुक सेल करता है, बट उसके नीचे एक जेरोक्स वाला है, वो क्या करता है बताना, फोटोकॉपी सेल करने लग जाता है। ओके, और कितने 100-200 में सेल करता है, बोला भी था आपको। उस बंदे ने कॉपीराइट निकाला था कि भाई मेरी बुक को मेरे परमिशन के बगैर कोई सेल नहीं कर सकता, बट वो जेरोक्स वाला तो बिंदास क्या कर रहा था बताना, सेल कर रहा था। तो इन शॉर्ट, अग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायोलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट, दूसरे के कॉपीराइट होने के बावजूद आप क्या कर रहे हो बताना, उसकी बुक सेल आउट कर रहे हो, तो ये आपका अग्रीमेंट क्या बन जाएगा बताना, वॉइड बन जाएगा। ओके, और वैसे ही अगर किसी ने आपसे लोन लिया था, वो लोन आपको रिपे नहीं कर पा रहा, तो आप उसको बोल रहे हो भाई अब मेरे पास तो मैनुअल लेबर करना, तो ये भी क्या बनेगा, वॉइड बनेगा, क्योंकि इससे पर्सन को इंजुरी होगी। ओके, और ये ऊपर वाले एग्जांपल से किसी के प्रॉपर्टी को इंजुरी होगी। तो आपका एग्रीमेंट ऐसा है जिससे किसी पर्सन को इंजुरी हो रही है या किसी के प्रॉपर्टी को इंजुरी हो रही है, तो दोनों भी एग्रीमेंट आपके क्या बनेंगे, अनलॉफुल और वॉइड बनने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद when consideration is immoral, अगर कंसिडरेशन अपने आप में इमोरल है तो वो भी वॉइड रहेंगी। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज व्हाट, अनलॉफुल, बीइंग व्हाट, इमोरल। ओके, अब ये इमोरल के लिए वहां पे 2 एग्जांपल दिए थे, है ना। अब मतलब क्या हुआ, लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर द रेंट, ओके, ऑफ अ हाउस नोइंगली लेट आउट टू अ प्रोस्टिट्यूट। ओके, देखो मतलब लेट आउट का मतलब क्या होता है, लेट टू का मतलब होता है भाड़े पे देना। ओके, तो एक लैंडलॉर्ड ने क्या किया था, अपना घर जो है वो भाड़े पे दिया किसको, एक प्रोस्टिट्यूट को, हु कैरीज ऑन हर वोकेशन देयर, जो अपना काम वहां पे चला रही थी। ओके, अब अगर ये लैंडलॉर्ड को पता था कि ये प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे ये काम कर रही है, तो उसको वो भाड़े पे रेंट पे उसको वो हाउस देना, ओके, तो ये अपने आप में वॉइड एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि वो इमोरल था, वो मोरल से अपोजिट है ना, इमोरल है। तो ऐसे इमोरल वाले काम के लिए अगर आप किसी को भाड़े पे घर दे रहे हो, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। और क्योंकि वो वॉइड बन गया, तो आपने अगर लेट से आपने मीन्स वो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, किसी प्रोस्टिट्यूट को अगर क्या देता है, वो फ्लैट देता है, तो अगर वो रेंट नहीं देती है उस लैंडलॉर्ड को, तो सवाल ये, क्या वो लैंडलॉर्ड उससे रिकवरी कर सकता है? जवाब है जी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का अग्रीमेंट ही क्या था बताना, अग्रीमेंट वॉइड बन गया। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन वहां पे इमोरल थी। वो उसको रेंट देगी और वो उसको वहां पे उसका काम करने देगा, वो काम तो गलत है ना बॉस, तो इमोरल काम है, तो उसके लिए अगर वो उसको जगह देता है काम करने के लिए, तो वो अपने आप में वॉइड बनेगा। तो कल चल के अगर वो रेंट पे ना करे, तो बेटा ये लैंडलॉर्ड कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है क्या? जवाब है नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि ये अग्रीमेंट ही अपने आप में क्या बन जाता है, वॉइड बन जाएगा। वैसे ही आगे था, वेयर पी हैड एडवांस्ड मनी टू डी। ओके, अब पी ने पैसे दिए किसको? डी को। और डी को ने बताना एक मैरिड वुमन है, ओके, शादीशुदा औरत है, टू इनेबल हर टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। ओके, मतलब इसने कुछ पैसे एडवांस किए डी को, पी ने डी को कुछ पैसे दिए और डी को बोला कि भाई तू क्या कर, भाई बोले तो बहन भी नहीं बोल सकते, कि यार तू क्या कर, जाके डाइवोर्स दे दे अपने हस्बैंड को। ओके, और पी ने बोला तू जैसे डाइवोर्स देगी तो मैं तुझसे शादी करूंगा। ओके, डी हैड अग्रीड टू मैरी हिम एज सुन एज शी कुड ऑब्टेन डाइवोर्स। तो अगर उसको डिवोर्स मिल गया तो वो वैसे ही पी से शादी कर लेंगी, ये उसने अग्री कर लिया, एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में।
It was held that P was not entitled to recover the amount. Okay, मतलब क्या हुआ, अगर P ने उसको पैसे दे दिए तो अब वो बाद में क्या नहीं कर सकता है। अब समझो लेट्स से P ने एडवांस किया है पैसा किसको, D को, बोलता है भाई तू डाइवोर्स दे दे तेरे हस्बैंड को। अब ये जो लड़की थी, मैरिड वुमन थी D, वो बड़ी चालू निकली। उसने क्या किया, उसने पैसे तो ले लिए P से, वो बोलती है हाँ चल मैं डाइवोर्स दे दूंगी तो पैसे तो दो मेरे को। उसने पैसे दे दिया P ने, और D क्या करती है, D ने कल्टी मार ली, पैसे ले ली और बोलती है मैं डाइवोर्स नहीं देती मेरे हस्बैंड को। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या P कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है ये बोलने के लिए कि मैंने इस D को पैसे दिए थे डाइवोर्स देने के लिए, बट D ने तो डाइवोर्स दिया ही नहीं अपने हस्बैंड को। क्या ये बात ये पर्टिकुलर P कोर्ट ऑफ लॉ में बोल सकता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो अग्रीमेंट तो अपने आप में वॉइड ही था, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं था, क्योंकि इट इज अपोज टू मॉरल, है ना, मॉरल से अलग है, अपोज्ड है। तो आप लोग इसको बोल सकते हो कि ये अग्रीमेंट भी कैसा बनेगा, वॉइड बनेगा। ओके, तो हमने देख लिया अगर तुम्हारी कंसिडरेशन इमोरल होगी तो वो भी अग्रीमेंट आपका कैसा बनना है बताना, वॉइड अग्रीमेंट बनेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, और उसके बाद व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है तो तुमको बहुत अच्छे से पता है। देखो एग्रीमेंट अपोज टू पॉलिसी ये नीचे लिखे हुए, यहाँ पे सिर्फ उनके क्या दे के रखे बताना और एग्जांपल्स दिए। अब वो तो एक्चुअल में डिटेल में कहाँ पे आ रहे, नीचे आ रहे। ओके, तो एक बात और बता दूं, हम लोगों ने क्या देखा, देखो ये सब हम क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे ये सेक्शन 23। ये देखो ये सब चीजें कहाँ दी है, सेक्शन 23। और ये सेक्शन 23 क्या बोलता है बच्चों कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा। ओके, द केसेस इन विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव आर सेड टू बी व्हाट, अनलॉफुल, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। इज दैट क्लियर? तो चलो एक बार फटाफट मुझे बताना हम लोगों ने क्या क्या बोला इसके बारे में। When consideration or object is forbidden by law, जब आपका consideration और objective forbidden by law होगा तब हम लोग बोल देंगे कि ये क्या हो गया बताना, unlawful हो जाएगा। फिर when consideration or object is defeating the provision of law, तो जब आपका consideration या objective defeat कर रहा है provision of law को तब भी हम लोग क्या बोल सकते बताना कि ये अपने आप में void है। उसके बाद when it is fraudulent, जब ये fraudulent होता है तब भी हम लोग, या फ्रॉड को प्रमोट करने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी वॉइड है। फिर उसके बाद व्हेन कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया, तो वो भी वॉइड रहेगा। अगर आप कोई प्रोविजन ऑफ लॉ क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो, तो वो भी क्या होंगे बताना, वॉइड बनेगी। फिर अगर आपका कंसिडरेशन या एग्रीमेंट ऐसा है विच इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, जिसमें इंजुरी होगी या तो पर्सन को या किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को इंजुरी होगी, तो ये भी डेफिनेटली आपका क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। उसके बाद अगर आपके कंसिडरेशन इमोरल है तो इसमें वो लैंडलॉर्ड का एग्जांपल है और फिर वो मैरिड वुमन का एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आता है एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोले तो जो पब्लिक के फेथ में नहीं है या पब्लिक के फेवर में नहीं है। ओके, तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट रहेंगे तो उनको बोला जाएगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब हमारी इंडिया में बोलो जितनी भी पब्लिक होंगी तो उनके हित में नहीं होगा, हम बोलते हैं ना जनहित में जारी, तो उनके अगर हित में नहीं है, उनके फेथ में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, तो ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट करोगे तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो उसमें सबसे पहला आता है ट्रेडिंग विथ एनिमी। अगर आप ट्रेड कर रहे हो विथ एनिमी तो फिर वो एग्रीमेंट आपका वॉइड बनेगा। ओके, अगर आप ट्रेड कर रहे हो किसके साथ में, एनिमी के साथ में, तो वो डेफिनेटली एक वॉइड एग्रीमेंट बनाएगा। हाँ, लेकिन कब वॉइड बनाएगा, अगर आप विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हो तो वॉइड बनेगा। इसका मतलब अगर आपको लाइसेंस मिला है गवर्नमेंट से और फिर आप ट्रेड कर रहे हो तो बात अलग है। जैसे हम चाइना के साथ में अगर समझो अगर हमारा वो एनिमी डिक्लेयर हो गया तो फिर क्या होगा बताना, तब अगर हम उनके साथ में एग्रीमेंट करेंगे तो वो वॉइड बनेगा।
हाँ, लेकिन हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया तो बात अलग होती है। ओके, तो ये हमने सबसे पहला देखा था। सेकंड, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ओके, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? जो भी आपका प्रोसिक्यूशन होगा या लीगल प्रोसीडिंग होगी या केस होगा, उसको दबाना, पैसे दे के दबा देना, इसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, हमने इसके अंदर, मैंने देखो चार्ट फॉर्म में बताया था, क्योंकि दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। मैं लगा तो इसमें से पढ़ के आपको उस चार्ट से भी कोरिलेट करके दूंगा, डोंट वरी। पहले मेरे को चार्ट याद दिलाओ, हमने इसमें क्या देखा? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के लिए मैंने आपको 2 पार्ट करके दिया था, और मैं आपको बोल रहा था कि देखो बच्चों, 2 टाइप के आपके ऑफेंस होते हैं। कुछ होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, कुछ होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ओके, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है? ये स्टैट्यूटरी लिस्ट होती है, मतलब लॉ ने कुछ ऑफेंसेस, ऑफेंस बोले तो जुर्म, जुर्म, ऑफेंस का मतलब होता है जुर्म। तो स्टैट्यूटरी लिस्ट में कुछ ऑफेंसेस ऐसे दिए गए हैं विच आर कंपाउंडेबल, मतलब जहां पैसे वैसे दे के मैटर रफा दफा किया जा सकता है, मतलब लीगली मैटर रफा दफा किया जा सकता है, उनको क्या बोलेंगे? कंपाउंडेबल ऑफेंस। और कुछ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जहां पे पैसे वैसे भी दे के काम नहीं बनता, उसको दबाया जा ही नहीं सकता, वो केस दबाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर आप कंपाउंडेबल ऑफेंस को पैसे दे के स्टिफल कर रहे हो प्रोसिक्यूशन को, मतलब आप स्टिफलिंग कर रहे हो प्रोसिक्यूशन की, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन कौन सा है? कंपाउंडेबल ऑफेंस का है, मतलब जहां पैसे दे के रफा दफा किया जा सकता है एज पर लॉ, वैसे आप लोग ऑफेंस को स्टिफल कर रहे हो तो फिर वो डेफिनेटली वैलिड रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपको खुद लॉ ने परमिशन दी है कि आप उसको स्टिफल कर सकते हो प्रोसिक्यूशन को पैसे दे लेके, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपका नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ओके, और आप उसको स्टिफल करने की कोशिश कर रहे हो, तो बेटा उसको आप लोग क्या नहीं कर सकते बताना, उसको आप लोग वैलिड बोल नहीं सकते, उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? वॉइड, क्योंकि लॉ ने आपको परमिशन नहीं दी है पैसे दे के रफा दफा करने की, और फिर भी आप ऐसा काम करने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली क्या बनेगा बताना? वो बन जाएगा वॉइड। इज दैट क्लियर? तो अब पढ़ते हैं इसके अंदर। एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, दैट इज एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स already instituted from running their normal course of using force, मतलब आप जो भी प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग बोले तो, और प्रोसीडिंग ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड, प्रोसीडिंग का मतलब हो गया केस, तो आपकी कोई केस है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड का मतलब ऑलरेडी तुम्हारा कोई केस चल रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हो? एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स, मतलब वो नॉर्मल कोर्स में वो प्रोसीडिंग चलना, उसको आप रोक रहे हो, और वो भी फोर्स से रोक रहे हो, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा इसको बोला जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ओके, टेंड्स टू बी परवर्जन और एन अब्यूज ऑफ जस्टिस। परवर्जन और अब्यूज का मतलब होता है ये गाली हो गई, किसको गाली दी जा रही है बताना? आपके जस्टिस को, न्याय को गाली दे रहे हो, सीधी बात है ना, वहां कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही, आप यहाँ पैसे देके या फोर्स से मैटर दबाने की कोशिश कर रहे हो, इट इज अब्यूज ऑफ जस्टिस। ओके, ये गाली है न्याय को, therefore such an agreement is what? void। तो ऐसे एग्रीमेंट हमेशा क्या बनेंगे? void बनेंगे। The principle is that one should not make a trade of felony। किसी ने ट्रेड ऑफ फेलोनी नहीं करना, मतलब ये केसेस का ट्रेड नहीं करना है, ले मैं पैसे देता केस को रुका दे, इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस, ये स्पेलिंग गलत है बट याद रखना पब्लिक ऑफेंस, द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल। मतलब कोई बंदा लेट से एक बंदे के घर में जाके मर्डर करके आ रहा है और उसको घर वालों को बोलता है कि तुम केस मत डालना, ये इतने पैसे ले लो, तो ये क्या हो गया? ये तो पब्लिक ऑफेंस था, और पब्लिक ऑफेंस का कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा? उसके घर वालों को पैसे देके, तुम ये पैसे लो और मुझ पे केस मत डालना, ये क्या बात हुई? तो पब्लिक ऑफेंस का कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ये जनरली क्या होता है? इलीगल होता है। आई होप सबको समझा होगा।
अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हाउएवर, a statutory list of compoundable offences and agreement to drop proceedings relating to such offences with or without the permission of the court, as the case may be, in consideration accused promising to do something for the complainant is not opposed to public policy। सर दिमाग खराब हो गया इतना पढ़ के, इतने कॉमा, इतने सब देख के। देखो बच्चों, आराम आराम से पढ़ते हैं, सब चीजें समझ में आएगी। मैं आपको इसके पहले भी लॉ पढ़ने का तरीका बता चुका हूं, कैसे पढ़ सकते हो आप लोग लॉ। जहां कॉमा आया रुक जाने का, 1-2 सेकंड क्यों ना पॉज मारो, फिर देखो कैसे समझने लगता है। जैसे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, रुक जाओ, मतलब एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर हाँ क्या, अब कॉमा के आगे पढ़ो, देयर इज, कुछ तो भी है बोलता है वो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देयर इज, वापस से कॉमा है ना, रुक गए, तो कुछ तो भी है इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। क्या है? हाउएवर, लेकिन, ओके, अ स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर लेकिन क्या दी गई है? स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दी है। और मैंने आपको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बोला है जहां पैसे वैसे दे के काम रफा दफा हो सकता है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बोलोगे। स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड एन एग्रीमेंट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग, और कोई एग्रीमेंट हो सकता है टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब केस, तो कोई प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने का भी एग्रीमेंट हो सकता है रिलेटिंग टू सच ऑफेंस विथ और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो मतलब जो स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ सम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर देयर, कुछ ऑफेंस ऐसे है जहां पे आप प्रोसीडिंग ड्रॉप कर सकते हो विथ और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो भले ही कोर्ट की परमिशन मिले या ना मिले, आप क्या कर सकते हो बताना, आप लोग प्रोसीडिंग ड्रॉप कर सकते हो, प्रोसीडिंग को छोड़ सकते हो। ओके, इन कंसिडरेशन द अक्यूज्ड प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग फॉर द कंप्लेनेंट। ओके, हाँ, लेकिन इन कंसिडरेशन, ये प्रोसीडिंग ड्रॉप करने के बदले में क्या मिलेगा? इन कंसिडरेशन द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब क्या? जो बंदे के ऊपर जुर्म डाला गया है या जिसके ऊपर हम लोगों ने बोला है कि भाई ये बंदे ने ये पर्टिकुलर गलत काम किया है, जुर्म किया है, ओके, उसको बोलेंगे अक्यूज्ड। अक्यूज्ड प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग फॉर द कंप्लेनेंट। हम अपनी प्रोसीडिंग ड्रॉप कब करेंगे? जब वो अक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो क्या करेगा? वो इस कंप्लेनेंट के लिए कुछ तो भी करेगा। और कुछ तो भी का मतलब आप समझ के चलो पैसे, ओके, तो कुछ तो भी करेगा। इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं रहेगा। लेकिन ये कब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं रहेगा? अगर वो ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो। इसके लिए मैंने आपको चार्ट में बहुत सिंपली लिखा के दे दिया था। तो देखो, आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो मैंने जो चार्ट लिखाया था वो चार्ट से सेंटेंस बना लेना और आप लिख के डाल देना तो भी चलेगा। ओके, तो आप लिख सकते हो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब है टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग। ओके, सिंपली। लेकिन फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अच्छा, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का क्या लिखोगे? एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। तो फोर्स लगा के अगर आप कोई प्रोसीडिंग स्टॉप कर दो तो ये क्या बन जाएगा? आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बनेगा। और आप उधर और दो बातें लिख सकते हो, देयर आर स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। स्टैट्यूटरी लिस्ट के अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं वो अगर ऑफेंस हो जाए तो फिर वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस माने जाएंगे। तो जहां पैसे दे लेके आपका काम चल जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन जो स्टैट्यूटरी लिस्ट में नहीं है उसको बोलेंगे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को आप ड्रॉप करने की प्रोसीडिंग की बात कर रहे हो तो वो अपने आप में गलत रहेगा। ओके, वो नहीं चलेगा। उसके बाद मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ओके, अब देखो, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी में पहले मैं एक बात बता दूं आपको, तो जब भी मेंटेनेंस और चैम्पर्टी होती है तो एक बात समझो, दोनों में भी एक बंदा दूसरे बंदे को लीगल प्रोसीडिंग में सपोर्ट करता है। मतलब किसी बंदे का केस चल रहा है तो एक बंदा उसको सपोर्ट करेगा उस केस में। ओके, तो आप अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो केस के अंदर, लेकिन आपका इंटेंशन है कि जो केस से रिजल्ट आएगा या जो भी आपको फायदा होगा, उस बंदे को जो भी फायदा होगा केस जीतने के बाद,
तो उसमें वो बंदा आपको कुछ शेयर देगा, कुछ आपको प्रॉफिट देगा अगर आपने इस इंटेंशन से किसी को क्या कर दी है, हेल्प कर दी है, तो वो बनेगा आपका चैम्पर्टी। ठीक है, मतलब आप किसी को किसी केस में हेल्प कर रहे हो सो दैट हेल्प करने के बाद अगर वो केस जीत जाए तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट वो हमें देगा, ऐसा अगर एग्रीमेंट होगा तो उसको बोलेंगे चैम्पर्टी। बट आप किसी को केस में हेल्प कर रहे हो बट आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि जो प्रॉफिट मिलेगा वो हम हमारी जेब में डालेंगे या कुछ पार्ट हमारी जेब में डालेंगे, ऐसा अगर इंटेंशन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले, मेंटेनेंस बोलेंगे। ओके, देखो, मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन promises to maintain the suit, मेंटेन बोले तो हेल्प भी बोल सकते हो, इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट, मतलब जिस केस में उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उसको वो मेंटेन करने के लिए या मेंटेन करने का एग्रीमेंट करता है दूसरे बंदे के साथ, या सिंपली बोलूं दूसरे बंदे को सपोर्ट करता है, तो वो क्या बन जाएगा, मेंटेनेंस बन जाएगा। ओके, बट चैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट इन विच पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर, मतलब उसमें बंदा दूसरे बंदे को हेल्प करेगा इन लिटिगेशन, लिटिगेशन माने केस, इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन, मतलब वो क्यों सामने वाले को हेल्प कर रहा है, ताकि वो सामने वाला कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट उसको दे देवे, तो ये जो एग्रीमेंट होगा इसको बोलेंगे चैम्पर्टी। ओके, अब वैसे तो द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस हो या चैम्पर्टी हो वैसे तो वैलिड होता, तो भले ही आप चैम्पर्टी करो मतलब किसी को सपोर्ट करो केस में फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग सम मनी, मतलब चैम्पर्टी, तो भी वैलिड रहेगा, या फिर जस्ट आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो केस में विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ गेटिंग एनी मनी, तो भी वो वैलिड रहेगा। तो आप बोलेंगे सर ये वैलिड है, बट हम तो ऐसे देख रहे हैं कि जो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और वो तो वॉइड बनते हैं, तो हाँ बेटा वैसे तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वैलिड रहता अनलेस, हाँ क्या अनलेस, इट इज अनरीजनेबल सो एज टू बी अनजस्ट टू द अदर पार्टी, मतलब अगर आप अनरीजनेबल अमाउंट चार्ज कर रहे हो सामने वाले से, अब मेंटेनेंस में तो आप कोई पैसा लेते नहीं हो बट चैम्पर्टी में जरूर पैसा लेते हो, तो आप अनरीजनेबल अमाउंट मांग रहे हो। ओके, जो सामने वाली पार्टी आपको शायद दे भी नहीं पाएगी या उसको देने में हिचक होगी, तो आप अगर उसको इतनी अमाउंट मांग रहे हो तो उसको बोलेंगे अनरीजनेबल है, और वो अनरीजनेबल होगा तो फिर जाके वो अग्रीमेंट वॉइड बनने लगेगा। ऐसे तो वैलिड होता है बट अगर अनरीजनेबल रहा तो फिर वॉइड बनेगा, या फिर मैलिशियस मोटिव, बस इतना याद रखो, मैलिशियस मोटिव, और लिखते टाइम भी इतना लिख दो काफी है। ओके, मैलिशियस मोटिव बोले तो क्या, आप लोगों ने किसी के ऊपर केस डाला। ओके, अब देखो आपका कोई फ्रेंड है, उसका सचमुच में कोई केस चल रहा या उसकी खुद की लैंड थी जो किसी और ने हड़प ली, तो आप आपके फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, यहां मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता, बट लेकिन आप आपके दोस्त को बोलते हो कि चल यार अपन क्या करते, किसी और के ऊपर केस डालते और उसकी लैंड हड़प लेते, मैं तुझे इसके लिए सपोर्ट करूंगा। अब ये जब ऐसा अग्रीमेंट होने लग जाएगा ना बच्चों, तो ये तुम्हारा भले ही चैम्पर्टी और मेंटेनेंस है, आप सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हो केस में, लेकिन फिर अब ये वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो मोटिव है वो मोटिव मैलिशियस हो गया। ओके, खराब इंटेंशन हो जाता है। तो वैसे तो मेंटेनेंस चैम्पर्टी वैलिड है, मेंटेनेंस चैम्पर्टी दोनों वैलिड है, बट अगर अनरीजनेबल अमाउंट मांग रहे हो ये चैम्पर्टी में हो सकता है, और दूसरा आप मैलिशियस मोटिव से आप लोग क्या कर रहे हो, सामने वाले से डिस्कस कर रहे हो, तो फिर ये डेफिनेटली क्या होगा, ये फिर वॉइड बनने लगेगा। ओके, व्हाट वी आर सेइंग, वी आर सेइंग एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा ट्रेडिंग विथ एनिमी, एनिमी के साथ ट्रेड करना, फिर उसके बाद में स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन को दबाना, तो कंपाउंडेबल को दबा रहे हो तो वैलिड, बट नॉन कंपाउंडेबल को दबाओगे तो फिर वो क्या बनेगा, वॉइड बनने लगेगा। फिर मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, वैसे तो चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस दोनों भी क्या बनते हैं बताना, वैलिड बनते हैं, बट अगर अनरीजनेबल अमाउंट चार्ज कर रहे हो या फिर आपका मैलिशियस मोटिव है तो फिर वो डेफिनेटली क्या बनेगा, वॉइड बनने लग जाएगा। उसके बाद ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, तो पब्लिक ऑफिसेस में आप ट्रैफिक करोगे तो ये डेफिनेटली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये वॉइड रहेगा। ओके, एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी
as it interferes with the appointment of person best qualified for the service of the public। मतलब क्या होता है, अगर ट्रैफिकिंग होती है पब्लिक ऑफिस में, अब जैसे मान लो एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम्स वगैरह होती है, पता है आपको सबको, तो बेटा इसमें अगर ये एग्जाम्स वगैरह पास हो जाए, पहले तो प्रीलिम होती है, फिर उसके बाद में और उनकी अलग अलग एग्जाम होती है, तो 2 एग्जाम्स होने के बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है। ओके, अब इंटरव्यू में ऐसा पकड़ के चलो, एक बंदा सामने वाले को पैसे दे रहा है और बोलता है भाई मेरे को जॉब पे लगा दो, ये इतना पैसा मैं आपको दूंगा, तो आपको नहीं लगता कि जो बंदा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा वो बंदा पैसे दे रहा और जॉब में लग जा रहा? तो इससे क्या होगा कि पब्लिक के ऑफिस में, अब देखो ये जो बंदे एमपीएससी यूपीएससी पास होते हैं तो ये लोग तो आईपीएस ऑफिसर एंड ऑल यही बनते हैं, तो ये तो पब्लिक ऑफिसेस में इनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। बट आप जब ऐसे पैसे दे लेके आप जॉब हासिल करोगे तो उससे क्या होगा, कोई एक शायद बेस्ट पर्सन होगा जो इंटरव्यू डायरेक्टली बिना पैसे के ही क्रैक कर सकता होगा, बट वो क्रैक नहीं कर पाया, किसकी वजह से, क्योंकि उस बंदे की अपॉइंटमेंट हो गई जिसने क्या दिए, पैसे दिए। तो ये हो गया ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। तो ऐसे अग्रीमेंट भी आपके क्या बनने वाले हैं, वॉइड बनेंगे, बिकॉज दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, उसके बाद में अब जैसे एग्रीमेंट टू मे पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर फ्रॉम हिज ऑफिस, मतलब आप किसी बंदे को पैसे दे रहे हो, उसको बोल रहे हो साहब तुम रिटायर हो जाओ, 2-3 साल ही काम करोगे, रिटायर होके आपकी प्लेस पे मुझे वहां पे अपॉइंट कर दो, ऐसा भी एग्रीमेंट करोगे तो ये भी क्या रहेगा, वॉइड। उसके अलावा पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण वगैरह वगैरह, आप लोग पैसे दे के ये अवार्ड ले रहे हो, ये भी क्या बन जाएगा बताना, वॉइड बनेगा। तो हम अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी देख रहे हैं। तो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आप ध्यान में रखना, हम लोगों ने अब तक क्या क्या पॉइंट्स देख के रखे। सबसे पहला ट्रेडिंग विद एनिमी, फिर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, उसके बाद ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, ये इतना हमने देखा। फिर उसके बाद एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, मतलब क्या हुआ, आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो टू क्रिएट मोनोपोलीज, मतलब आप किसी को ऊपर आने ही नहीं देना चाहते, सबको बिठा के रखना चाहते, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। तो ऐसा भी एग्रीमेंट आपका क्या बनेगा बताना, वॉइड बन जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रहेगा। उसके बाद में मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, अब देखो मैंने आपको बताया था, आप किसी को बोल रहे हो कि चल भाई तेरे को लड़की नहीं मिल रही तो मैं बंदोबस्त कर देता हूँ, तो ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट जो होगा ये एब्सोल्युटली वॉइड होगा, बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हाँ, लेकिन जो मैरिज ब्यूरो होते हैं जैसे वो जीवनसाथी.com एंड ऑल ये सब वैलिड रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो निगोशिएट नहीं करते मैरिज के लिए, वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन बताते रिगार्डिंग द बॉय एंड गर्ल, ओके, उनके बारे में जस्ट आपको इंफॉर्मेशन देते, वो कोई शादी लगाने का काम नहीं करते। तो मैरिज ब्यूरो वैलिड रहेगा, लेकिन अगर नॉर्मल आप मैरिज का ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड रहेगा। एन एग्रीमेंट टू निगोशिएट मैरिज फॉर अ रिवॉर्ड विच इज नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉट, वॉइड, एंड इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और ये क्या रहेगा बताना है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रहेगा। क्लियर है? उसके बाद इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, ओके, अगर कोई बंदा जस्टिस में इंटरफेयर करे तो वो भी क्या बनने वाला है बताना, वो भी वॉइड रहेगा। ओके, तो मुझे एक बात बताना, एग्रीमेंट इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस कैसे बोल सकते हो आप लोग? तो बेटा मान के चलो कोई अगर केस चल रहा हो तो आप कोई जुडिशियल ऑफिसर, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जो कोई ऑफिसर होगा उसको आप पैसे दे रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर विटनेस होगा तो आप विटनेस को पैसे दे रहे हो। ओके, तो ये ऐसे जो भी आप लोग काम कर रहे हो तो ये सब क्या होंगे बताना, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, और ऐसा एग्रीमेंट हमेशा क्या रहेगा बताना, वॉइड रहेगा। देखो, एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस, मतलब आप किसी को इंड्यूस करना चाहते हो, किसी को फोर्स करना चाह रहे हो, एनी जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शली और करप्टली इज वॉइड। तो आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को करप्टली एक्ट करने के लिए इंड्यूस कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रहेगा। सो ऑल्सो इज एन एग्रीमेंट बाय ए टू रिवॉर्ड बी हु इज इंटेंडेड विटनेस इन अ सूट, मतलब आप किसी विटनेस को क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, रिवॉर्ड दोगे, काय के लिए,
इन कंसिडरेशन ऑफ बीज एब्सेंटिंग हिमसेल्फ, मतलब वो कोर्ट में विटनेस बन के जाने वाला था तो आप उसको पैसे दे रहे हो कि भाई तू कोर्ट में आ ही मत, एब्सेंट कर दे खुद को। अगर आप ऐसा भी काम कर रहे हो तो ये भी क्या बन जाएगा बताना, वॉइड बनेगा। फॉर द सेम रीजन एन एग्रीमेंट विच कंटेम्पलेट्स द यूज ऑफ अंडरहैंड मीन्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन इज ऑल्सो वॉइड। ओके, सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू इंड्यूस any executive officer of the state to act partially or corruptly is also void। मतलब आप किसी भी बंदे को करप्टली एक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हो तो ये सब क्या बन जाएगा, आपका void agreement बनेगा। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब जिसका जो काम है वही करने के लिए आप उसको पैसे दोगे तो वो हो गया इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, और ये भी क्या बनने वाला है, void बनेगा। देखो, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल of agreement that are void as they tend to create interest against the obligation। मतलब उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं ऑब्लिगेशन के बाद, मतलब उनको कोई एक्ट तो करना था बट उसी एक्ट के लिए वो बंदा अगर पैसे चार्ज करने लग जाए तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, और ये हमेशा क्या बन के रहेगा, वॉइड बन जाएगा। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, ये ऐसे एग्रीमेंट हमेशा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रहेंगे। Clear? An agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another for the performance of his agency is invalid। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप जब सीए की आर्टिकलशिप करोगे तो आप आपके बॉस के एजेंट बोल के काम करोगे। ओके, तो बॉस का क्लाइंट था तो आपने क्या किया, आपने क्लाइंट का काम कर दिया और खुद ही पैसे रख लिए। बेटा आप तो बॉस के लिए काम कर रहे हो ना, तो पैसे भी उसको देने चाहिए, बट आपने पर्सनल कैपेसिटी में ही काम करके क्या कर लिया बताना, पैसे खुद के जेब में डाले, तो ऐसा जो आपका एग्रीमेंट होगा ये क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ओके, फिर उसके बाद ए हु इज मैनेजर ऑफ द फर्म अग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ एक्स पेज ₹2 लाख प्राइवेटली। ओके, अगर ए क्या बोलता है, भाई तुम मुझे प्राइवेटली दोगे तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पास करा दूंगा, ये भी क्या बनेगा बताना, वॉइड बनेगा। ओके, फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, देखो ये अपन ने देखा बेटा, इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, मतलब एक या एक से ज्यादा के लिए सिंगल कंसिडरेशन है, और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा कंसिडरेशन है या एक ही कंसिडरेशन है एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर वो पार्टली भी अनलॉफुल होता तो वो सब क्या बन जाएगा, अनलॉफुल बन जाएगा, मतलब वो एग्रीमेंट ही वॉइड बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर लॉफुल पार्ट अनलॉफुल पार्ट से सीवर्ड हो सकता है, सीवियर्ड हो सकता है, मतलब अलग हो सकता है, तो एक बात याद रखना, लीगल पार्ट रिजेक्ट नहीं होगा, वो रिटेंड होगा, और इलीगल पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। लीगल पार्ट वैलिड रहेगा, इलीगल पार्ट इलीगल बन जाएगा। ओके, दिस सेक्शन इज एन ऑब्वियस consequence of general principle of section 23। there is no promise for the lawful consideration if there is anything illegal in a consideration। अगर कुछ तो भी अगर इलीगल होगा कंसिडरेशन में तो वो प्रॉमिस ही नहीं बनेगा, इन शॉर्ट वो अपने आप में वॉइड भी बन जाएगा। ओके, द जनरल रूल इज दैट वेयर द लीगल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सीवर्ड, मतलब लीगल पार्ट आप अलग कर सकते हो फ्रॉम द इलीगल पार्ट, द बैड पार्ट मे बी रिजेक्टेड, तो फिर खराब पार्ट जो है, इलीगल पार्ट जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, एंड द गुड वन कैन बी रिटेन, और गुड वन रिटेन किया जा सकता है। बट वेयर द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सीवर्ड, जहां इलीगल पार्ट को आप अलग कर ही नहीं सकते, द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टुगेदर वॉइड। देखो, इलीगल लीगल को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो पूरा अग्रीमेंट आपका वॉइड बनेगा। अदरवाइज अगर अलग कर सकते हो तो गुड पार्ट वैलिड और बैड पार्ट इलीगल बन जाएगा। ओके, ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे के रखा था, एक बार आप लोग पढ़ लेना। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये सारे हमने एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी देख लिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे सम वॉइड एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट्स दिए गए हैं जिसको लॉ ने खुद से बोल दिया कि भाई ऐसा एग्रीमेंट करोगे तो ये अपने आप में क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। ओके, तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट है? सबसे पहला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज,
ये दिया गया है सेक्शन 26 के अंदर। ओके, तो सेक्शन 26 क्या बोलता है, अगर मान लो आपने एग्रीमेंट किया जो रिस्ट्रेंट कर रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है, क्या, मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर, मतलब मेजर का मैरिज रोकने का अगर एग्रीमेंट होगा तो ऐसा एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा। तो माइनर का मैरिज रोकने का अगर एग्रीमेंट हो तो वो वैलिड रहेगा, लेकिन मेजर का मैरिज अगर रोकने का अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, वॉइड बनेगा। ओके, सो इफ द पर्सन बीइंग मेजर एग्रीज फॉर अ गुड कंसिडरेशन नॉट टू मैरी, द प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग एंड कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। मतलब लड़की के पापा ओके वो बोलते लड़के को कि भाई इतने इतने लाख ले और दूर हो जा इसकी नजरों से। अब ये एग्रीमेंट हुआ और अगर समझो वो दोनों भी मेजर है तो लड़के ने अगर पैसे ले लिए फिर भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो अग्रीमेंट ही अपने आप में क्या बन गया था, वॉइड बन गया था। तो वो बच्चे से पैसे भी मांग सकते क्या, बताना नहीं मांग पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन अगर उल्टा होता है, लड़की माइनर थी, उसके पापा ने पैसे दिए, अब इसके पास नजर उठा के मत देखना, ये बच्चा पैसे ले लेता है, लड़का पैसे ले लेता है, फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अब डेफिनेटली ये पापा कहां जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। हाँ, अगर दोनों मेजर होंगे, मतलब 18 प्लस लड़की, लड़का 21 प्लस ये होगा, तो फिर यहां जो भी एग्रीमेंट होगा टू रिस्ट्रेन द मैरिज, तो ये सब क्या बनेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27। मतलब क्या होता है, मतलब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है, कैसे, फॉर एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड, तो ये क्या बन जाएगा, वॉइड। अगर एक लॉफुल प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड करने से कोई रोकता है तो वो अग्रीमेंट कैसा बनेगा, वॉइड अग्रीमेंट बन जाएगा। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, एक्सेप्शन क्या क्या है, जब आप गुडविल सेल कर देते हो, मामा पेड़ा याद करना, गुडविल सेल करोगे तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुडविल अगर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि इतने लिमिट तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रेन किया गया आपको, तो भी वो वैलिड रहेगा। ओके, वो वैलिड रहेगा, बट उसमें टर्म्स जो है वो रीजनेबल चाहिए। ठीक है, तो देखो, goodwill of business and agrees with the buyer to refrain from carrying on similar business within the specified local limit so long as the buyer or his successor in interest carries on like business therein, such agreement is what, valid। तो ऐसा agreement क्या रहेगा बताना, valid रहेगा। क्लियर है सबको? फिर उसके अलावा the local limits within which seller of goodwill agrees not to carry on similar business must be reasonable। मतलब ये जो गुडविल के लिए आपने बोला कि आप इतने लिमिट तक काम नहीं कर सकते, ये रीजनेबल भी होना चाहिए। फिर उसके अलावा और एक एक्सेप्शन हमने देखा था, आउटगोइंग पार्टनर, मतलब एक पार्टनरशिप से बंदा बाहर निकलता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर के साथ में अग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई तू क्या मत करना, कोई सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन मत करना। अगर ऐसा एग्रीमेंट किया ये भी वैलिड रहेगा, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन जो आपने लगाई तो ये रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन था, अगर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपने आप में एक अग्रीमेंट करते हैं नॉट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, तो कॉम्पिटिंग बिजनेस ना करने का अगर ये एग्रीमेंट करेंगे तो ये भी क्या बनेगा बताना, वैलिड बनेगा। तो ये तीन एक्सेप्शन यहाँ पे दिए, एक सेल ऑफ गुडविल, एक आउटगोइंग पार्टनर के साथ और एक आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर के साथ में। तो ये एग्रीमेंट हमेशा क्या रहेंगे बताना, वैलिड माने जाएंगे। ओके, उसके बाद बट एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय विच एन एम्प्लॉय बाइंड्स हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज एंगेजमेंट नॉट टू कम्पीट विद हिज एम्प्लॉयर इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर के साथ में एक अग्रीमेंट करता है कि वो कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला आपको, आप एक नया सीए किसी ने हायर किया है, एक बड़े सीए ने, ओके, एक एल्डर सीए ने एक छोटे से सीए को हायर किया है, तो सवाल ये, अगर वो बड़ा सीए छोटे सीए से एग्रीमेंट लिखा के ले कि तू कोई दूसरा काम नहीं करेगा, मेरा कंपीटिंग प्रोफेशन नहीं चालू कर देगा, तो क्या ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है? जवाब है हाँ,
लेकिन इसको हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, होने के बावजूद बोला जाएगा कि नहीं है, तो ये वॉइड नहीं रहेगा, ये भी एक्सेप्शन में आएगा। फिर उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरर एग्रीमेंट करता है कि अपना सारा प्रोडक्शन, एंटायर प्रोडक्शन एक ही मर्चेंट को सेल करेगा, ओके, और बाकी किसी को सेल नहीं करेगा, तो ये भी वैलिड होता है। फिर सब सेलर मिलके नॉट टू सेल द कमोडिटी फॉर लेस देन फिक्स प्राइस, एक फिक्स प्राइस के नीचे बेचेंगे नहीं, ऐसा भी एग्रीमेंट कर ले, तो वो भी क्या नहीं होगा, नॉट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब ये भी वैलिड रहेंगे। ओके, तो वैसे तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड नहीं रहता, वॉइड बनता, बट इन कुछ केसेस में ये वैलिड माना जाएगा। ओके, तो वहां डायग्रामेटिकली भी बताया गया है। उसके अलावा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग बोले तो कोई केस वेस चल रहा है, उसके बीच में आप टांग अड़ाते हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड। An agreement in restraint of legal proceeding is one by which party thereto restricted absolutely from enforcing his right under the contract. मैंने आपको बोला था अगर आपका सामने वाला बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं करता, तो आपके पास राइट होता है कि आप कोर्ट में जाओ और उस बंदे को परफॉर्मेंस करने के लिए फोर्स करो। ओके, ये आपके पास में राइट होता है। बट अगर वो बंदा हमको कोर्ट में जाने से रोक रहा, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो ये भी एग्रीमेंट क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। ओके, और अब्रिजेस द यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग, तो जनरली मैंने आपको बताया 30 डेज का आपको एक लमसम में क्या मिलता है बताना, आपको एक टाइम पीरियड मिलता है जब आप वहां पे जा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। बट हम वहां पे जाने से पहले ही हमको वापस से रोका जा रहा है, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, आपका अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग माना जाएगा। तो ऐसे सारे क्या बनेंगे, वॉइड बनेंगे। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मैंने आपको इनका शॉर्ट में दोनों को मिला के एक ही पॉइंट बोल दिया, आप उतना लिख दो, आपको मार्क मिलेंगे। क्या, अगर आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हो, आर्बिट्रेशन क्या होता है, दो लोगों का झगड़ा है, तो एक मिडलमैन क्या करता है, बैठ के बातें सुन के झगड़ा सुलझा देता है। ओके, मैटर रफा दफा करता है, पैसे वैसे की बात हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। और ये लीगल बॉडी होती है, आर्बिट्रेटर इज अ लीगल बॉडी। तो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हो। इसके लिए कोई एक बंदा दूसरे बंदे को रोक रहा था तो चलेगा, वो वैलिड रहेगा। ओके, आप लगा तो इसका एक वो वीडियो देख लेना, वहां मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया। ये ऐसा थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया था, तो आप जरूर वो वीडियो देख लेना अगर दिक्कत आए तो। उसके बाद एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, तो ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही अपने आप में अनसर्टेन हो, तो वो भी क्या बनेगा बताना, वॉइड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, दैट विल ऑल्सो बी बिकमिंग व्हाट, वॉइड। ठीक है, उसके बाद में वेजरिंग एग्रीमेंट, तो बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, पहली बात तो वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, ये सेक्शन 30 में दिया गया है। ओके, एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन अनसर्टेन इवेंट का डिटर्मिनेशन, बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी इस पर डिपेंड होगा ना, तो ये क्या हो गया, वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके, अब इसमें हमने देखा था इसेंशियल्स ऑफ वेजर, देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, मतलब आपका प्रॉमिस हुआ है कि आप मनी या मनी की वर्थ पे करने वाले हो। ये प्रॉमिस किस पे डिपेंड होता है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट भी होती है, और दो पार्टीज या तो एक पार्टी जीतेगी या हारेगी, विन और लूज की प्रोबेबिलिटी होती है। और कॉमन इंटेंशन इनका क्या होता है, सिर्फ बेट करना, बेटिंग करना ही इनका कॉमन इंटेंशन होता है। और पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट एक्सेप्ट फॉर स्टेक, उस बारिश गिरने में, हेडस्टेल्स गिरने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट सिर्फ हम लोग क्या करते बताना, सिर्फ स्टेक के लिए हम लोग ये एग्रीमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद अब ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजरिंग, वेजर के ही जैसे कोई ट्रांजैक्शंस है, उसमें आता है लॉटरी ट्रांजैक्शन। अब लॉटरी गेम ऑफ चांस होता है। ओके, ये स्किल पे डिपेंड नहीं होता, मैंने बताया भी था, नंबर आपका आया तो आपकी लॉटरी निकल जाती है। कुछ स्टेट होते हैं जो लॉटरी को अलाउ करते हैं, कुछ स्टेट अलाउ नहीं करते। जो स्टेट अलाउ करते वहां पे लॉटरी होती, बट वो भी एग्रीमेंट वॉइड रहेगा क्योंकि ये वेजर है। और जो स्टेट अलाउ नहीं करते वहां पे करोगे तो वो तो इलीगल बन जाएगा। ओके, और इलीगल तो अपने आप में वॉइड ही होता है। ओके, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन
जहां अलाउ करते और जहां अलाउ नहीं करते तो वहां फर्क क्या है, दोनों में अगर वॉइड ही हो रहा है तो जहां अलाउ किया जाता है वहां पनिशमेंट नहीं होगी, और जहां अलाउ नहीं होता वहां पे पनिशमेंट नहीं होती, और जहां होगा और वहां पनिशमेंट हो जाएगी। ओके, उसके अलावा क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन। तो क्रॉसवर्ड पजल वगैरह में अगर मान लो फर्स्ट प्राइज वगैरह की अगर बात चल रही है तो फिर वो क्या बनने वाला है बताना, वो वेजर बनेगा। ओके, क्योंकि वो स्किल पे फिर डिपेंड नहीं होगा ना, मेरा फर्स्ट नंबर मेरा ही है क्या, मतलब मैंने जो पेपर दिया वो फर्स्ट टाइम में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो तो भाई नसीब की बात है, तो वो क्या हो गया, वेजरिंग बन जाएगा। तो ये केस लॉ वहां पे दिया है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है वो देख लेना, सेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चंबार बंगवाला। ओके, ये आप देख सकते हो, ये अपन ने सब देख के रखा है। फिर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, मतलब शेयर्स की डिलीवरी नहीं हो रही, सिर्फ आप प्राइस में खेल रहे कि भाई फ्यूचर में इतनी इतनी प्राइस होगी शेयर्स की, तो ऐसे ट्रांजैक्शन भी क्या रहेंगे बताना, वॉइड बन जाएंगे। उसके बाद आपका हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। ओके, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन में मैंने बोला इतना ही याद रखो, अगर लेस देन 50 है अगर बेट की अमाउंट, तो फिर वो क्या बनेगा बताना, वेजर बनेगा, और 500 से ज्यादा है तो वेजर नहीं बनेगा। ये दोनों भी चीजें आपको छोड़नी है, क्योंकि ये एग्जांपल तो गलत ही है और ये अमाउंट भी 500 है, बट गलती से वहां 5 लाख आया है, तो आप ये चीजें छोड़ ही दो। ओके, उसके बाद ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग विथ वेजरिंग बट नॉट वॉइड। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो दिखते तो है वेजरिंग जैसे लेकिन जो वॉइड नहीं है, तो इसमें सबसे पहला आता है चिट फंड, फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर और मार्केट ट्रांजैक्शन, फिर जिस गेम में स्किल होती है वो, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट लगते तो वेजरिंग जैसे, बट वो वेजरिंग नहीं होते। हमने इसमें डिस्टिंग्विश देखा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब नुकसान की भरपाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जबकि वेजरिंग क्या होता है, टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो फ्यूचर में कोई इवेंट हैपन होगा कि नहीं होगा उस पर डिपेंड होता है वेजरिंग। कंसिडरेशन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल कंसिडरेशन होती है, जैसे प्रीमियम आता है, कॉम्पेंसेशन, मतलब जिसने इंश्योरेंस निकाला वो देगा प्रीमियम, और अगर उसका कुछ आग लगती है या वो खुद अटक जाता है तो सामने वाली कंपनी क्या देगी बताना, क्लेम का अमाउंट देगी। ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं होती आपके इस पर्टिकुलर वेजरिंग में। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहां हमारा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता ही नहीं है। अरे भाई छप्पा गिरेगा, कांटा गिरेगा, बारिश गिरेगी नहीं गिरेगी, इसमें हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ा तो पूरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, मतलब नुकसान की भरपाई करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। कहां पे, वेजरिंग में। इनफोर्सेबिलिटी, इट इज वैलिड एंड इनफोर्सिएबल, ये वैलिड भी होता है और इनफोर्सिएबल भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तुम्हारे वेजरिंग की, तो ये पूरा की पूरा वॉइड होता है और अनइनफोर्सिबल हो जाता है। प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम साइंटिफिकली निकाला जाता है, एक्चुअल कैलकुलेशन पे निकालते हैं। यहाँ पे जो अपने मुंह में आया बोल देते, चल लगी 500 की शर्त, लगी 1000 की शर्त, तो यहाँ कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं होता। पब्लिक वेलफेयर, दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, सोसाइटी को ये बेनिफिशियल होते हैं आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट होते हैं आपके ये बाकी के वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर बिग यूनिट, बिगेस्ट यूनिट इज दिस, बहुत बड़ा यूनिट है मैं भी मानता हूं, तो आप अब इसको अच्छे से कवर अप कर लेना। ओके, थैंक यू।